दोस्तों नमस्कार। किसका टिकट कटेगा, किसे टिकट मिलेगा और कोई क्या दावे के साथ कह सकता है अगर उसे टिकट मिल गया तो वह चुनाव जीत जाएगा? क्या वाकई कोई दावा ठोक सकता है कि अपने बूते वह चुनाव जीत जाएगा और उसे कोई जरूरत नहीं है नरेंद्र मोदी के चेहरे की? उसको कोई जरूरत नहीं है मोदी काल के भीतर में जो उपलब्धियों की पूरी सूची बार बार दोहराई जा रही है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं। और उसकी अपनी राजनीतिक जमीन इतनी मजबूत है कि वह चुनाव अपने बूते ही जीत जाएगा। क्या वाकई यह सब कुछ बीजेपी के भीतर कोई नेता कह सकता है, कोई मंत्री कह सकता है, कोई सांसद कह सकता है? यह सवाल अब इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि अपने आप को साबित कैसे किया जाए, और अगर साबित नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जो हाशिए पर ढकेलने की परिस्थिति बीजेपी के भीतर शुरू हो चली है, उसमें खुद को मुख्य धारा के भीतर कैसे लाकर खड़ा किया जाए। यह सवाल बीजेपी के भीतर का नहीं है, यह सवाल इस वक्त मोदी सरकार के भीतर का है। किसे पता था कि चुनावी वर्ष आते आते सीएजी सक्रिय दिखाई देने लगेगा? किसे पता था कि सीएजी की रिपोर्ट को ही इस देश के सड़क मंत्री नितिन गडकरी कहेंगे यह गलत जानकारी है, और सही जानकारी यह है कि लाभालाभ के साथ सड़क का निर्माण हो रहा है और उस पर इतना पैसा खर्च हो नहीं रहा है जो कि सीएजी ने बतला दिया। तब तो एक क्षण में सीएजी की तमाम फाइलों को इस दौर में खोलने की जरूरत है, और खास तौर से तब जब बीजेपी सत्ता में ही यह कहकर आई कि सीएजी ने बताया था कि 2G घोटाला कितने लाख करोड़ का था। जो कोयला घोटाला था और कोयला को लेकर जो खादानों का आवंटन था, उससे इस देश के भीतर राजस्व का कितना चूना लग रहा था। यानी रेवेन्यू की जो कमाई थी वह एक परसेप्शन पर टिका दी गई और सीएजी ने पूरी रिपोर्ट दे दी। बीजेपी ने उसे हथियार बनाया और 2014 में चुनाव जीत गई। लेकिन पहली बार सीएजी की कोई रिपोर्ट निकल कर आए और कैबिनेट मिनिस्टर कहें यह रिपोर्ट ठीक नहीं है, सही आकलन नहीं है, और जबकि सीएजी की रिपोर्ट में परत दर परत इस बात की जानकारी आए कि दरअसल कोई जानकारी और कोई संवाद नीति आयोग से नहीं किया गया, जो एक एवरेज रकम तय की जाती है उसको भी दरकिनार कर दिया गया, और जो सिविल के तौर पर जो कार्रवाई और काम जो होता है सड़क बनाने के मद्देनजर उसमें भी उलटफेर हो रहा है। तो फिर कैसी फाइल सीएजी तैयार करती है, या फिर मंत्री सीएजी को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहा है? सभी तो अपने थे। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात तो माइनॉरिटी मंत्रालय यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय को लेकर भी खड़ी हो गई है, जहां पर करोड़ों रुपए ऐसे रूप में दे दिए गए जो थे ही नहीं। संस्थान फर्जी चल रहे थे, स्कॉलरशिप फर्जी दी जा रही थी, और स्कॉलरशिप जिन छात्रों को दी जा रही थी वह भी कहीं थे ही नहीं। और जांच जब होती चली गई तो सामने बात आती चली गई, तो मामला पहुंचा मंत्रालय ने कहा अब सीबीआई से जांच करानी चाहिए। सीबीआई भी अपनी है और अल्पसंख्यक मंत्रालय भी अपना है, मंत्री भी अपनी है, जो स्मृति ईरानी वहां के मंत्रालय को संभाली हुई है वह मंत्री भी अपनी है। तो तीनों आपस में आमने सामने आकर खड़े क्यों हो गए? लेकिन बात तो उसके भी आगे की है। इस दौर में मीडिया का आसरा सरकार के साथ लगातार टिका रहा, और यह माना जाता रहा कि दरअसल मीडिया है तो हर चीज मुमकिन है। लेकिन एक झटके में, वह भी जब लाइव प्रसारण चल रहा हो, तो ऐसे में एक मीडिया हाउस के एक बड़े एंकर को और उस एडिटर को सीधे तौर पर यह कहकर कटघरे में अगर सत्ता पक्ष के मंत्री कहें कि आप भी तो जेल गए थे, और उसके बाद वह पत्रकार भी समझाने लगे कि निजी तौर पर जब आप हमला करते हैं तो आपको भी तैयार रहना होगा, निजी तौर पर आप पर भी हमला होगा, और सामने मंत्री कहे आपको जो हमला करना है कर लीजिए, मैं बात और जवाब दोनों कहने और बताने को तैयार हूं। यह स्थिति इससे पहले नहीं थी। चुनावी बरस का मतलब यह है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजर आ रही है और बरस भर से कम का वक्त बचा है, कुल मिला के सही मायने में कहें तो 250 दिन बचे हैं। इन 250 दिनों के भीतर कौन किससे कैसे किस रूप में टकराएगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि इस देश के मंत्रालय दर मंत्रालय और मंत्री दर मंत्रियों की अगर स्थिति को देखें और उसके ठीक समानांतर अगर नौकरशाही को परखें, वहां बैठे ब्यूरोक्रेट्स के कामकाज को देखें, और जो भी प्रस्ताव पास होता है और जो भी
दस्तावेज पर चिड़ियां बैठाई जाती है, वो चिड़ियां कहां से बैठती है, किसके दिशा निर्देश पर होती है, और क्या वाकई ऐसी बहुत सारी फाइलें आने वाले वक्त में खुलती चली जाएगी, और क्या वाकई आने वाले वक्त में एक दूसरे से सभी टकराते हुए नजर आएंगे। यानी जो एक ऐसी चौकस अवस्था सरकार के भीतर थी कि सभी एक दूसरे के साथ हैं और सबका ध्येय एक ही है कि इस दौर में मोदी सत्ता पर कोई आंच आनी नहीं चाहिए, मोदी सत्ता को लेकर कोई सवाल उठना नहीं चाहिए। इस दौर में जिन भी नीतियों का ऐलान किया जाए वह नीतियां इस देश के हित को साधती है, इसका ढिंडोरा मीडिया के जरिए खूब पीटा जाना चाहिए। कोई सवाल वाकई नहीं होना चाहिए और यह सोचना भी नहीं चाहिए कि जनता ने जिस सरकार को चुना है वह सरकार कुछ भी क्यों नहीं कर सकती है। इसीलिए एक के बाद एक निर्णय जो मोदी सत्ता ने लिए, उस प्रक्रिया के भीतर देखिएगा तो कभी किसी संस्थान की भीतर से कोई चूं तक नहीं निकली। वह संस्थान कोई भी हो सकता है, वो प्रीमियर जांच एजेंसी एक वक्त की सीबीआई और मौजूदा वक्त की ईडी भी हो सकती है। ट्रांसपेरेंसी तो इतनी बढ़ती गई कि कल तक जिनके खिलाफ सीबीआई और ईडी काम कर रही थी, अगर वह बीजेपी में शामिल हो जाएं तो सीबीआई और ईडी ने फाइल को ठंडे बस्ते में नहीं बल्कि दफन कर दिया और उस दिशा में देखना ही बंद कर दिया। और उसमें भी ईडी के दायरे में आते हुए कोई अगर बीजेपी में शामिल होकर मंत्री बन जाए, जैसे राणे साहब हैं, एमएसएमई को संभाले हुए हैं, उनकी पूरी फाइल कहां चली गई, या फिर असम के मुख्यमंत्री की पूरी फाइल कहां चली गई, कोई नहीं जानता, इसका जिक्र कहीं कोई नहीं करता है। तो क्या वाकई पहली बार नौकरशाही को भी लगने लगा है कि स्थितियां विकट हो चली है और आने वाले वक्त में अगर सत्ता पलटेगी तो उनकी फाइलें भी खुल जाएगी, उन्हें भी पूछा जाएगा। और इसीलिए सीएजी ने एक के बाद एक 3-4 ऐसी रिपोर्ट रख दी, जिसके बाद अगला सवाल यह था कि सीएजी इस दौर में एक भी रिपोर्ट रखती नहीं है, क्योंकि 2014 के बाद से अगर लगातार सीएजी की रिपोर्ट को देखें तो बरस दर बरस रिपोर्ट घटती चली गई। और जब मुर्मू साहब सीएजी बने तो उसके बाद तो रिपोर्ट ने आना ही बंद कर दिया, और रिपोर्ट आती भी थी तो राज्य सरकारों को लेकर आती थी, और राज्य सरकार भी वह जो कि गैर बीजेपी शासित राज्य थे। और अगर बीजेपी शासित राज्यों को लेकर किसी रिपोर्ट का उल्लेख है तो वह रिपोर्ट मोदी सरकार द्वारा तय किए गए किसी वेलफेयर योजना के तहत क्या क्या नहीं हो पा रहा है इसका ही जिक्र किया गया। तो क्या ये सारी चीजें इस दौर में इसलिए उफान पर है कि अच्छे दिन अब काफूर हो रहे हैं सरकार के, और क्या वाकई अंत की ये शुरुआत हो चली है? क्योंकि महज सिर्फ सीएजी का मसला नहीं है। कल्पना कीजिए कि इस देश के भीतर में चकाचौंध बरसता हुआ न्यूज चैनल आज तक के भीतर से यह आवाज आने लगे कि आपसे हम सवाल तो पूछ रहे हैं लेकिन लगातार आपको सहलाते चलेंगे। लेकिन विकट स्थिति कुछ इस तरीके से सरकार के अपने ही मंत्रियों और लोगों के भीतर समा गई है कि उनका अपना अस्तित्व कहीं बचा ही नहीं है। जब तक सत्ता में नहीं थे तब तक तो दर्जनों मुद्दे उठाते थे, दर्जनों मुद्दों को लेकर सड़क पर आ जाते थे। अब जब सरकार में है, मंत्री बन गए हैं, तो मुद्दों पर खामोशी ही नहीं बल्कि मुद्दों पर रेड कारपेट से ढकते हुए इन्हीं बातों को मीडिया दिखाए, इस दिशा में लगातार कदम बढ़ाए गए। और इसका हश्र यह होता चला गया कि एक के बाद एक जो भी मीडिया के जरिए सरकार को लेकर सवाल पूछे जाते थे, वो सवाल दरअसल किसी भी लागू नीतियों के जरिए देशहित या राष्ट्रीयता का जिक्र करते थे। यानी कितनी शानदार नीति है जिससे राष्ट्र का भला होगा, कितनी बेहतरीन वेलफेयर नीति है जिससे राष्ट्र हित को साधा जा रहा है। कमोवेश ऐसी स्थिति थी, तो फिर यह टकराव एक झटके में क्यों आ गया? और यहां तक कि माइनॉरिटी मंत्रालय का जब जिक्र हुआ तो उसमें इस बात को खुले तौर पर जिक्र करने की शुरुआत हो गई कि 5 बरस के भीतर में 144 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो गया और इसकी जांच मंत्रालय कह रहा है कि सीबीआई से कराइए। और जब जानकारी निकल कर आती है तो उसमें बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश का भी जिक्र है। बाकी तो मान लीजिए छत्तीसगढ़, राजस्थान कांग्रेस शासित है, लेकिन असम का भी जिक्र है जो बीजेपी शासित है, और पश्चिम बंगाल जो कि ममता बनर्जी के तहत है। तो एक तरफ फेरिस्त अगर देखेंगे तो बीजेपी शासित राज्यों को भी उस दायरे में लाकर खड़ा कर दिया गया कि उन राज्यों में जो स्कॉलरशिप दी जा रही है, जो मदरसे या मुस्लिम संस्थान काम कर रहे हैं, सभी फर्जी हैं। और 830 फर्जी संस्थान
यानी 50% से ज्यादा 1572 संस्थानों का जब निरीक्षण किया गया 21 राज्यों में, तो आंकड़े सामने निकल कर आए। आंकड़े निकल कर आए तो उसके बाद रकम निकल कर सामने आई। रकम के बाद राज्य दर राज्य पता चला कि छत्तीसगढ़ में 62 है, राजस्थान में 99 है, उत्तर प्रदेश के भीतर 44% हिस्सेदारी ही फर्जी हो चली है, जिसकी तादाद 200 पार हो जाती है। यही स्थिति असम के भीतर है। वहां तो 2/3 से ज्यादा संस्थान फर्जी हैं जो माइनॉरिटीज को लेकर काम कर रहे हैं। तब यह सवाल खड़ा होते जा रहा है, क्या सरकार के भीतर इस बात को लेकर छीछा लेदर आपस में ही अब शुरू होने का वक्त आ गया? क्योंकि सभी अपनी पहचान को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक पहचाना चाहते हैं। यानी मंत्रियों के सामने संकट है कि वो कितनी ईमानदारी से काम कर रहे थे, इसको लेकर कोई बेईमानी का दाग ना लगे, तो वह अपनी बातों को कहने के लिए अब सीएजी पर भी उंगली उठा रहे हैं। और सीएजी की मुश्किल यह है कि आने वाले वक्त में सरकार रहे ना रहे, वह तो ब्यूरोक्रेट रहेंगे, तो क्या ब्यूरोक्रेसी से वो वीआरएस ले लेंगे? तो एक लंबी नौकरशाहों की पूरी टीम है और नौकरशाहों को अभी तक यह माना जाता रहा कि सभी चूंकि इस पूरे चक्रव्यूह का हिस्सेदार हैं, जिसमें सत्ता पर कोई आंच आनी नहीं चाहिए और सत्ता बरकरार रहनी चाहिए, इसी अंदेशे से वो काम कर रहे हैं। और इसीलिए हर संस्थान का मुखिया कौन होगा यह सरकार तय करने लगी। इतना ही नहीं, आने वाले वक्त में किस महत्वपूर्ण संस्थान का मुखिया कौन हो सकता है, उसके पीछे अभी से सरकार लग गई और उसके अनुकूल परिस्थितियां बताने लगी और बनाने लगी। और उसको भी महसूस होने लगा कि अगर वो सत्ता के साथ रहेगा तो आने वाले वक्त में वो अपने डिपार्टमेंट का मुखिया हो सकता है। यही स्थिति नौकरशाही और सरकार के बीच लगातार चल रही है। और इस नौकरशाही के दायरे में और इस परिस्थिति के बीच में एक सुप्रीम कोर्ट ही आकर खड़ा हो गया। लेकिन सरकार ने मैसेज दिया कि हम हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या मायने रखेगा। और यह मैसेज कहीं दूसरी जगह नहीं, बल्कि खुले तौर पर दिल्ली को दिए गए फैसले, जिसमें चुनी हुई सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट थी, तो सरकार विधेयक ले आई, बिल ले आई और उसने सारे अधिकार मुख्यमंत्री से छीनकर राज्यपाल के हाथों में थमा दिए और अपने हाथों में ले लिए। दूसरी परिस्थिति उससे भी कहीं आगे की थी, जिसमें चुनाव आयोग में कौन आयुक्त होगा इसकी नियुक्ति भी हम ही करेंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उंगली उठाई थी। फिर से मैसेज नौकरशाही के पास गया। सवाल है कि यह पूरी प्रक्रिया हर कोई इस देश में देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नौकरशाह इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकता है बिना सरकार के इशारे पर? तो एक सवाल यह भी उठा, क्या नितिन गडकरी को ठिकाने लगाने की सोच इस दौर में सरकार के भीतर समा गई है? इसीलिए कुछ दाग धब्बे उनके मंत्रालय पर लग रहे हैं और निशाने पर कोई दूसरा नहीं, अपने ही मंत्री सही, लेकिन वो एक समानांतर ताकत के तौर पर है। तो अगला सवाल यह भी इस दौर में उठा कि नितिन गडकरी ही क्यों, वह तो एक मंत्री भर है। लेकिन इसके समानांतर राजनीतिक गलियारों में यह सवाल खड़ा हो गया कि अगर 272 के नीचे बीजेपी आ रही है या बीजेपी आएगी, तो जो सर्वानुमति से यानी सभी की सहमति के साथ कौन वो शख्स होगा जिस पर आरएसएस का ठप्पा होगा, जिस पर बीजेपी के तमाम नेताओं का ठप्पा होगा, जिस पर कॉरपोरेट का ठप्पा होगा कि हां इसको आगे किया जा सकता है। और तो और जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं जिनकी मदद चाहिए होगी, वह भी राजनीतिक दल किस नेता पर सहमति देंगे? अगर मोदी के नाम पर 272 सीट नहीं आ पाती है तो क्या उससे पहले गडकरी खड़े हो पाए? उनको डिगाने की परिस्थिति शुरू हो गई। लेकिन इसके समानांतर दूसरा सवाल यह है, क्या वाकई ऐसी स्थिति अब आने लगी है कि 272 का आंकड़ा लोकसभा के चुनाव में बीजेपी छू नहीं पाएगी? इसका अंदेशा उसे हो चला है और इस अंदेशा के तहत ही राजनीतिक सत्ता जिसके पास है मौजूदा वक्त में, उसकी बिसात इस दौर में बिछने लगी है और वो एहसास कराने लगे हैं कि देखिए राजनीति होगी तो हमारे कहे अनुसार होगी। इसीलिए यहां से एक दूसरा मामला निकला जो राज्यों के चुनाव के भीतर में जो किन्हें टिकट दिया जाए, किन्हें उम्मीदवार बनाया जाए, इसको लेकर खड़ा हो गया है। और जिन उम्मीदवारों को टिकट दी जा रही है उनको भी भरोसा नहीं था उनको टिकट मिल जाएगी, जिनकी टिकट कट रही है उनको भी भरोसा नहीं था उनकी टिकट कट जाएगी। तो क्या यह एक सीढ़ी है जिसमें राजनीतिक सत्ता मौजूदा वक्त में जो मोदी और शाह की ताकत है, वो ताकत अपने आखिरी अंदाज में आकर खड़ी हो गई है और वो जान रही है कि उनका विकल्प
बीजेपी के भीतर कोई ना खड़ा हो पाए तो ऐसे में वही रहेंगे और उन्हीं के जरिए आने वाले वक्त में किसी का नाम अगर सामने रख दिया जाए तो सभी की सहमति उस पर होनी चाहिए। कुछ इस अंदाज में बीजेपी चल रही है, बीजेपी के भीतर की राजनीति चल रही है। क्योंकि ध्यान दीजिए, जिले दर जिले बीजेपी के दफ्तर बन रहे हैं, लेकिन जिले दर जिले बनते हुए बीजेपी के दफ्तर वह बीजेपी के उस पॉलिटिकल पार्टी की संपत्ति के तौर पर हैं जिससे पहले जब अशोक रोड में बीजेपी का हेडक्वार्टर हुआ करता था, या इस वक्त जो दीनदयाल उपाध्याय जो आईटीओ से रेलवे स्टेशन की तरफ सड़क जाती है जहां 5 सितारा बीजेपी का दफ्तर तैयार है, तो वह दफ्तर किसके पास है? दस्तावेज में उसका मालिक कौन है? बीजेपी ही है। और कल जिसके पास ओरिजिनल बीजेपी रहेगी उसके पास जाएगी या फिर वो उसके पास भी नहीं रहेगी। बिसात कुछ ऐसी है कि मौजूदा राजनीतिक सत्ता अपनी सत्ता को गंवाने को तैयार नहीं है। यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, सत्ता अगर जा रही है तो उसके बावजूद भी अपने ही व्यक्ति के हाथ में सत्ता रहे और उससे इतर कोई तीसरा शख्स खड़ा नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो मन चाहे सो करेंगे, ऐसी परिस्थिति भी बन गई है क्या? और तीसरी परिस्थिति नौकरशाही को लेकर थी कि नौकरशाही दरअसल उस पूरे के पूरे पॉलिसीज को बनाने और लागू कराने में अगर हिस्सेदारी उसकी है, जिसका जिक्र लगातार परफॉर्म और गवर्नेंस का जिक्र करते हुए, जिसका लाल किले के प्राचीर से भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हम परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और उसको इंप्लीमेंट परफॉर्मेंस के तौर पर जो कर रही है वो नौकरशाही कर रही है और इसी को रिफॉर्म कहा जाता है। जिन बातों का जिक्र मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता कर रही है, क्या वह इस बात को जान चुकी है कि अब नौकरशाही के भीतर भी कोई खलबली है या कोई एक ऐसी परेशानी है, या फिर टूल के तौर पर अभी भी वो इस्तेमाल हो रहे हैं? अगर दोनों तीनों परिस्थितियों को मिलाइएगा और एक झटके में मौजूदा वक्त में जो मिनिस्टर्स हैं उनके सामने बड़ा सवाल यह है कि आखिर उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या वाकई बीजेपी के भीतर कोई दावा कर सकता है कि उसे टिकट मिलेगा? लेकिन दूसरी तरफ एक दावा हो सकता है, अगर तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालयों को आप देखें तो आप देखिएगा कि तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय उन नेताओं के पास हैं जो लोकसभा से चुनाव नहीं जीते बल्कि राज्यसभा, यानी पिछले दरवाजे से एंट्री हुई तो सरकार के इशारे पर एंट्री हुई, सरकार के ही वो बंदे हो गए, सरकार के अनुकूल ही रहेंगे, उनकी अपनी राजनीतिक जमीन कोई है नहीं, तो वो अपने राजनीतिक तौर पर कैसे कभी खड़े हो पाएंगे? तो जो भी मौजूदा सत्ता के सामने खड़ा होने की स्थिति में आएगा तो उसको डगमगाना ही होगा, और जो नहीं खड़ा हो सकता है वह गुड बुक में रहेगा। तो सरकार के लिए गुड बुक का मतलब क्या है और बैड बुक का मतलब क्या है, यह भी आप समझ सकते हैं। तो क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ गई है जब इस बात का जिक्र होने लगा है कि सरकार अपने तौर पर इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी इस तरीके से डगमगा गई है कि आने वाले वक्त में वर्ल्ड पावर भी इंडिया को देख रहे हैं कि यहां की सत्ता के जरिए चीजें अनुकूल होंगी या नहीं होंगी? क्योंकि मूडीज अगर यह कहता है कि आपकी रेटिंग का आधार आने वाले वक्त में इस पर भी टिकेगा कि आपके यहां कोई नया दंगा ना हो, जो मणिपुर को लेकर हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मूडीज अगर एक संदेश संकेत के जरिए ही दे रहा है कि देखिए मणिपुर के हालात तो सुधारिए पहले, तो क्या यह अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक डिस्टर्ब कंट्री के तौर पर इकोनॉमिक एस्पेक्ट में मूडीज भी देखने लगा है, जो रेटिंग तय करता है और जिसके प्रभाव में दुनिया के तमाम बड़े कॉरपोरेट आते हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो इसके दायरे में भारत के भीतर की परिस्थिति भी समझिए। सिर्फ सवाल यह नहीं है कि इस दौर में मोदी सरकार 155 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है, सवाल यह है कि राज्य दर राज्य भी कर्ज में डूबे हुए हैं, और इसमें जो बीजेपी शासित राज्य हैं और जहां पर बीजेपी चुनाव हारी है उन राज्यों की स्थिति भी बीजेपी काल में कितनी नाजुक हुई। अगर 2-3 राज्यों को समझे तो हिमाचल प्रदेश पर 75,000 करोड़ का कर्ज है, बहुत कम है, लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक पर 5,50,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बोमई के काल में ही रहा, जो अब लगभग 6 लाख करोड़ छुएगा। महाराष्ट्र के भीतर आइए तो 6,80,000
करोड़ के कर्ज में महाराष्ट्र गवर्नमेंट डूबी हुई है। और बरस दर बरस अगर परखिएगा तो ध्यान दीजिएगा, लगभग 50,000 करोड़ का कर्ज तो वो एवरेज लेती ही है और कभी कभी 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले लेती है। तो इकोनॉमिक स्थिति उत्तर प्रदेश को देखिए, 7,10,000 करोड़ पिछले फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक थे। इस दौर में जो बाकी 5 महीने 6 महीने बीतने को आए हैं उसमें यह मामला लगभग 7.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया होगा। गुजरात के भीतर देखिए तो 4.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबे हुए हैं। मध्य प्रदेश के भीतर देखिए तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबे हुए हैं। ये परिस्थितियां बहुत साफ तौर पर 2-3 बातों को इंगित कर रही है। पहली बात है कि गवर्नेंस अगर जमीन पर फेल होती हुई नजर आ रही है और उसका परसेप्शन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बन रहा है तो खलबली ब्यूरोक्रेट के भीतर है। उसे समझ में आने लगता है कि स्थिति कैसे नाजुक हो रही है और वो किस दिशा में आने वाले वक्त में सामना करेगा। दूसरी परिस्थिति, अगर इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा और राजनीति पर पड़ेगा तो पार्टियों के भीतर यानी बीजेपी तक के भीतर जो बड़े कद्दावर नेता होते हैं, जो अपने तौर पर चुनाव जीतते आए हैं, उनके सामने भी मुश्किल यह है कि जुबान पर उनको अपने नेता का नाम रखना ही है और उपलब्धियों के तौर पर उस नेता द्वारा किए गए जो भी लंबी फहरिस्त है उसको बताना ही है। लेकिन उसका असर अगर उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उल्टा पड़ रहा है तब वो क्या करेंगे? तो फिर भी टिकट तो चाहिए और टिकट बांटने की स्थिति और टिकट को पाने की स्थिति में आपके सामने वही शख्स खड़ा होगा जिस शख्स की वजह से क्या बीजेपी इस दौर में कमजोर नजर आ रही है या सत्ता कमजोर नजर आ रही है, या फिर वो अपने तौर पर आश्वस्त है और बार बार आश्वस्त है और बार बार दावा ठोक रही है कि हम 2024 में आएंगे ही, यानी चुनाव हुए नहीं, ऐलान हुआ नहीं, लेकिन हम आएंगे ही, इतना भरोसा इस रूप में है। ये उम्मीद किसके भीतर जगाने की है? तो जाहिर है वो कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है, जिन कार्यकर्ताओं को लगता है कि अगर बीजेपी हारी तो अभी तक उन्होंने जो भी इन्वेस्ट किया बीजेपी के लिए, अपनी पार्टी के लिए, वह तो आने वाले वक्त में खतरे की घंटी उनके लिए है। उनके भीतर उम्मीद जगा कर रखनी है, क्योंकि चुनाव के वक्त कार्यकर्ता अगर सक्रिय नहीं होगा तो फिर क्या बचेगा? इस राजनीतिक घोर धंधे के भीतर में जब आप घुसिएगा तो जो 2-3 सवाल जिसका हम जिक्र, नौकरशाही, टिकट पाने के उम्मीदवार जो मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, नेता भी हैं, और तीसरा इस दौर के भीतर में बनता हुआ और उभरता हुआ परसेप्शन जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर असर डाल रहा है, इन तीनों सवालों से इर्द गिर्द आखिरी सवाल सबसे बड़ा है, क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है कि अपनों को लेकर लड़ना पड़ रहा है, या अपने ही अपनों को लेकर समझ गए हैं कि दरअसल अच्छे दिन खत्म हुए और अब ऐसी राजनीतिक स्थिति सामने आकर खड़ी है जिसमें अगर चूक गए तो फिर पूरे राजनीतिक कैरियर पर बट्टा लग जाएगा। तो चुनावी जीत के लिए, अपने निजी परसेप्शन को बनाए रखने के लिए और चुनाव के मैदान में उतरने से पहले अपनी राजनीतिक जमीन को खुद के नाम पर पुख्ता करने की राजनीति अब आगे चल पड़ी है। तो ऐसे में वो पूरा गोदी मीडिया निशाने पर आएगा, एक एक करके आएगा, क्योंकि गोदी मीडिया दरअसल जब बोलना शुरू करता है तो इतनी आगे बढ़ जाता है कि मंत्री और नेता भी नहीं समझ पाते, हमने तो ये बात कही नहीं थी। इतने आगे तक ले जाके ये कितने प्रभावशाली तरीके से बोलते हैं, और ऐसे में एक झटके में उस मीडिया को हाशिए पर अगर जनता ने ढकेल दिया या वो असर कारक नहीं रही तो फिर का सवाल एक ही है। यह जो धमाचौकड़ी आपको दिखाई दे रही है कैबिनेट मिनिस्टर्स की, संस्थानों के भीतर बैठे हुए नौकरशाहों की और मीडिया को संभाले हुए संपादकों की, इनका झगड़ा और बढ़ेगा। इंतजार कीजिए, अभी ऐसी बहुत सारी स्थितियां उभर कर सामने आएंगी, क्योंकि अभी भी 8 महीने का वक्त तो है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।